Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? 20 अगस्त 2022 की नहीं बात कर रहे हम, 20 अगस्त 2018 को CBDT ने फॉर्म 3CD के अंदर दो नए क्लोज इंसर्ट किए। फर्स्ट क्लोज वाज क्लोज नंबर 30 कैपिटल सी, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड क्लोज था, और एक क्लोज इंसर्ट किया क्लोज 44, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको अपने जीएसटी के एक्सपेंडिचर की ब्रेकअप देना है। अब 20 अगस्त 2018 से जो क्लोज आया हुआ था उसे 4 साल तक कैप्ट इन अबेयंस यानी कि कोमा में रखा गया कि 31 मार्च 2022 तक जितनी भी टैक्स ऑडिट हुई हैं उन पे वो दोनों क्लोज एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए उन दोनों क्लोज की रिपोर्टिंग अब तक कंपलसरी नहीं थी। हालांकि वो दोनों क्लोजेज आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार इसे एक्सटेंड नहीं किया और बोला 31 मार्च 2022 के बाद जितनी भी टैक्स ऑडिट्स की जाएंगी उन टैक्स ऑडिट्स के अंदर आपको 30C एंड 44 दोनों की रिपोर्टिंग करनी है। क्लोज 44 जो 4 साल हो चुके हैं जिसको आए हुए, उस पे कहीं से भी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट ने हमें एक टेबल दी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देना है, जीएसटी वाला एक्सपेंडिचर कितना किया है और अनरजिस्टर्ड जीएसटी एक्सपेंडिचर कितना किया है, लेकिन उसे फिल कैसे करना है, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस दिखाने या नहीं दिखाने हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाना नहीं दिखाना है, जो हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक्रूवल्स करते हैं उनका कोई क्लोज 44 में डीलिंग हमने करनी है या नहीं करनी है, इस पे हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। थैंक्स टू ICAI जिसने 14 अगस्त 2022 को एक गाइडेंस नोट्स इशू किया जो कि स्पेसिफिकली असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होता है, जो हमें इस पे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको क्लोज 44 को कैसे फिल करना है। देखिए, किसी भी चीज की कंप्लीट डिटेल मिलना मुश्किल होता है एंड आप सब लोग ये जानते हैं कि फॉर्म 3CD में हमें टू यू एंड करेक्ट व्यू देना होता है, इसलिए हमें जहां भी कोई डिटेल मिलने में दिक्कत होगी क्लोज 44 से रिलेटेड, ICAI का गाइडेंस नोट हमें बोलता है कि ऑडिटर को रिस्पेक्टिव कॉलम में अपने रिमार्क्स देके चलने हैं। इट मींस जहां पे आपको फॉर्म 3A 3CB के अंदर 3CA 3CB के अंदर ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स देने का ऑप्शन होता है, क्लोज के अंदर जहां भी आपको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है उसके लिए आप अपने रिमार्क्स देके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि क्लोज 44 में क्या टेबल आई है और आपको इसे बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे फिल करना है, कौन कौन सी कंफ्यूजन हमारा गाइडेंस नोट्स और हमारी आज की वीडियो सॉल्व करेगी, ये आपको वीडियो के लास्ट तक पता लग जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन क्लोज 44 जीएसटी कंप्लायंस। अगर हम लीगल गाइडेंस की बात करें तो क्लोज 44 जो कि है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम जीएसटी कंप्लायंस क्लोज बोलते हैं, इज अ न्यू क्लोज एप्लीकेबल फॉर द ऑडिट रिपोर्ट्स जो भी फर्निश होनी है 1 अप्रैल 2022 से। इट मींस दैट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स आपको नॉन टीपी केसेस में 30 सितंबर 22 तक देनी है, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स आपको टीपी केसेस में 31 अक्टूबर 2022 तक देनी है, उन केसेस की बात हो रही है कि उन केसेस में आपको अब क्लोज 44 की रिपोर्टिंग भी करनी है। रिपोर्टिंग टेबल ऑफ क्लोज 44 जो कि फॉर्म 3CD में अटैच की गई है, अनेक्स की गई है, ऐड की गई है, वो क्या बोलती है? हमें हेडिंग बोलती है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मींस आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका ब्रेकअप ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मींस आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स का ब्रेकअप दे दो कि कितना एक्सपेंडिचर तो आपने रजिस्टर्ड वेंडर को पे किया है और कितना एक्सपेंडिचर आपने अनरजिस्टर्ड वेंडर के लिए पे किया है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेंडर मास्टर बना होता है, हमारे पास ये भी डिटेल होती है कि किस केस के अंदर हम जीएसटी का क्रेडिट क्लेम करते हैं और किस केस में नहीं करते। यहां पे हमारे पास जीएसटी और 2A एंड 2B भी होता है और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलेशन भी होती है। तो इन सब चीजों को साथ में रख के मैच करके उसके बाद हम इस टेबल के अंदर ये फिल करते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर तो ये है, जिसमें से हमने रजिस्टर्ड वेंडर को इतने और नॉन रजिस्टर्ड वेंडर को इतने पैसे दिए हैं।
कॉलम नंबर 1 जो है दैट इज ऑफ सीरियल नंबर, जो कॉलम नंबर 2 है वो है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द ईयर। देखिए अब टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द ईयर में क्या यहां पे हमें सैलरी एक्सपेंस को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि सैलरी पे तो कोई जीएसटी नहीं लगता। क्या हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या बेड डेट्स एक्सपेंस या अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस या रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस मींस कि जो आइटम्स जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या उन आइटम्स को हमें टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना है नहीं करना, पहली कंफ्यूजन ये आती है। अगला कॉलम है कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 जिसकी मेन हेडिंग है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मींस मुझे यहां पे वो अमाउंट्स लिखने हैं जो मैंने रजिस्टर्ड वेंडर्स को पे किए हैं। मींस जो वेंडर्स अपने बिल में अपना जीएसटी नंबर लिख के देते हैं, जो वेंडर्स जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनकी डिटेल हमें कॉलम 3, 4, 5, 6 में देनी है। कॉलम 3 में हमें डिटेल देनी है जो सप्लाईज मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाईज ली हैं रजिस्टर्ड वेंडर से। मींस रजिस्टर्ड जीएसटी वेंडर ने अगर हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई दी है तो वो डिटेल्स यहां पे आएंगी। कॉलम नंबर 4 में आएंगी जो डिटेल्स हमने, जो सप्लाईज हमने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से परचेज की है। अब देखिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बिल में अपना जीएसटी नंबर लिख के देता है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बिल में लिख के देता है कि आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तो वो अपने बिल में कभी भी टैक्स नहीं लगाता है, वो अपनी पॉकेट से ही 1% का टैक्स देता है। इट मींस जो उसका बिल होगा उसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं होगा, उसका बिल टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, उसका बिल ऑफ सप्लाई होगा। तो ऐसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से हमने कितने अमाउंट की परचेज की है या एक्सपेंसेस किए हैं उसे हमें कॉलम 4 में दिखाना है। कॉलम 5 में हम दिखाएंगे कितने एक्सपेंडिचर हमने अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज को दी हैं। मींस कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं, ना ही वो वेंडर्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। मींस कि जो सप्लाईज हमने नॉर्मल टैक्स पेयर वेंडर से ली हैं और वो सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, वो सप्लाईज यहां पे इंक्लूड होंगी। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आती है, रजिस्टर्ड वेंडर से तो मैं ऐसी सप्लाई भी ले सकता हूं जो कि ब्लॉक्ड आईटीसी के अंदर है। मान लीजिए मैंने एक मोटर व्हीकल परचेज किया, मान लीजिए मैंने किसी को कोई गिफ्ट आइटम थी, मान लीजिए मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कराई, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस किया जिस पे जीएसटी लग के आया, जिसका मैं क्रेडिट बुक नहीं करता, डायरेक्टली उसको कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर डेबिट कर देता हूं। उन एक्सपेंसेस को हम यहां पे कहां दिखाएंगे? कॉलम नंबर 6 हमें बताता है टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो कॉलम नंबर 6 में आपने कुछ भी फिल नहीं करना। तो कॉलम नंबर 6 में हमारी टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी हमें कॉलम 3, 4, 5 की एडिशन दिखाती है। मींस कितना रजिस्टर्ड एंटिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो पता लगता है हमें कॉलम 3, 4, 5 से। अब कॉलम नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है टोटल पेमेंट्स टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो क्या हम बैंक अकाउंट से पेमेंट निकाल के बताएंगे हमने रजिस्टर्ड एंटिटीज को कितने किया? द आंसर इज नो। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मर्केंटाइल बेसिस पे रखता हूं, एक्रूअल बेसिस पे रखता हूं, तो कॉलम 3, 4, 5 में मैं अपना टोटल एक्सपेंस बताऊंगा जो मैंने P&L के अंदर डेबिट किया है, और टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज में भी मैं टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज ही लिखूंगा। पहली क्लैरिफिकेशन हमारे गाइडेंस नोट ऑफ टैक्स ऑडिट ने यही दी कि आप टोटल पेमेंट्स को मान के चलोगे टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो तो। कॉलम नंबर 7 हमें बोलता है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो अब आपको ब्रेकअप समझ आ गया होगा। कॉलम नंबर 1 तो सीरियल नंबर का है, कॉलम नंबर 2 में टोटल एक्सपेंडिचर, कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 इन 4 कॉलम में हम लिखेंगे कि रजिस्टर्ड वेंडर से रिलेटेड कितना एक्सपेंस है, और फाइनली हम कॉलम नंबर 7 में लिखेंगे कि अनरजिस्टर्ड वेंडर से हमने कितना एक्सपेंस किया है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स की आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन आ सकती है और उनके आंसर्स देते हैं। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास व्हाट्सएप पे आती हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आती है, तो हम उन्हीं सब क्वेरीज को कंपाइल करके आपको यहां ये बता रहे हैं कि उन सब क्वेरीज का रिजोल्यूशन क्या होगा। इन क्वेरीज के अंदर आपकी मैक्सिमम क्वेरीज सोल्व हो जाएंगी और आप इजीली इस टेबल को फिल कर पाएंगे। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझेंगे कि हम इन टेबल्स को कैसे फिल करेंगे।
FAQs के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, वेदर दिस क्लोज इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसेस लाइबल टू टैक्स ऑडिट, क्या जितने भी असेसेस पे टैक्स ऑडिट लगेगी क्या ये क्लोज सब पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। कहीं भी क्लोज में ऐसा नहीं लिखा गया कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तभी ये वाला क्लोज देंगे, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये क्लोज नहीं देंगे। इस क्लोज को चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, चाहे आप 44 AD असेसी हैं, लोअर टैक्सेशन स्कीम की वजह से, मींस आप अपना टैक्स प्रॉफिट्स कम शो कर रहे हैं जितना आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स बोलती हैं, उस वजह से आप अपनी टैक्स ऑडिट करा रहे हैं, तो भी आप पे ये क्लोज एप्लीकेबल है। मींस क्लोज 44 को आप कभी भी नॉट एप्लीकेबल क्लोज के अंदर नहीं लेके चलोगे अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ भी किया है आपने तो। सो फर्स्ट केस, in case of all assesses this clause is applicable. Question number 2, from which financial year this clause is applicable? अब गवर्नमेंट ने तो 31 मार्च 2022 की इवेंट डेट दे रखी थी कि तब तक ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस 31 मार्च 2022 के बाद जितनी भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन होंगी उसके अंदर क्लॉज 44 देना मैंडेटरी है। इट मींस हम अगर स्पेसिफिकली प्राइमरीली बात करें तो ये क्लोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स लगेगा। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स लगेगा, और हम ये चीज बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अब जब आपको अपनी टैक्स ऑडिट्स करनी है तो इस क्लोज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेदर ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू बी रिपोर्टेड एक्सपेंस बाय एक्सपेंस और कंसोलिडेटेड बेसिस। जो लोग जीएसटीआर 9 और 9C फिल करके आए हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जीएसटीआर 9C की जो टेबल 14 होती है, उस टेबल 14 के अंदर हमें एक्सपेंस वाइज ब्रेकअप देना होता है कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना कितना क्लेम किया, हमने परचेज के अगेंस्ट आईटीसी कितना क्लेम किया, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कितना क्लेम किया, रेंट के अगेंस्ट कितना क्लेम किया। मींस हमें एक्सपेंस बाय एक्सपेंस अपनी रिपोर्टिंग उसमें देनी होती है जो गवर्नमेंट ने पहले से ही डेफर की हुई है। हम अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9C की बात करें तो भी टेबल 14 को गवर्नमेंट ने डेफर किया हुआ है। इट मींस एक्सपेंस बाय एक्सपेंस रिपोर्टिंग जीएसटी के जीएसटीआर 9C में भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम यहां पे बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट ने क्लोज 44 की इंटेंट ये बताई है हमें कि हमें एक्सपेंस बाय एक्सपेंस अपनी रिपोर्टिंग करनी है? आप इसकी हेडिंग को देखिए, इसकी हेडिंग बोलती है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मींस हमें ये ब्रेकअप एक्सपेंस बाय एक्सपेंस ना देके टोटल एक्सपेंडिचर वाइज ब्रेकअप देना है। सिंस द ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड इन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड वेंडर्स, हेंस नो एक्सपेंस बाय एक्सपेंस रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो हमें एक्सपेंस बाय एक्सपेंस रिपोर्टिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस दो चीजें अलग सीरियल नंबर में दे सकते हैं ताकि आपके पास भी क्लैरिटी रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमने जो अमाउंट्स दिखाए हैं वो हमारी फॉर्म 3CD के क्लोज 18 से भी टाई अप होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम सेपरेटली दिखा दें। तो हम एक्सपेंस बाय एक्सपेंस रिपोर्टिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम नेचर ऑफ एक्सपेंस वाइज रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। मींस एक रो हम कंप्लीट बनाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस की और एक रो हम बनाएंगे कैपिटल एक्सपेंसेस की। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड रिपोर्टिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। जैसा कि हमने अभी बात की कि जो ब्रेकअप डिमांड किया गया है वो टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। सो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक सेपरेट रो में दिखाना है। अगर मैं आपको फॉर्म 3CD के क्लोज 18 पे लेके जाऊं तो हमें फॉर्म 3CD के क्लोज 18 में अपनी परचेज टोटल अमाउंट को पहले बताना पड़ता है, उसके बाद मोडवेट सैनवेट यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट्स को अलग से दिखाना पड़ता है, उसके बाद नेट अमाउंट निकल के आता है कि हमने डेप्रिसिएशन किस पे क्लेम की है। तो जब आप अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रिपोर्टिंग को दिखाएंगे उस टाइम पे आपने इस क्लोज को अपने क्लोज 18 ऑफ फॉर्म 3CD से भी वेट करके चलना है। या हम ये भी बोल सकते हैं जो आप वर्किंग क्लोज 18 के अंदर आईटीसी की बनाएंगे कि कितना आईटीसी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट क्लेम किया है, वही अमाउंट्स तो आपको यहां पे मैच करने हैं क्लोज 44 में इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आपको दोनों को अलग अलग रोज में दिखाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की रो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन कॉलम 2। कॉलम 2 हमें क्या बताता है? रिपोर्टिंग ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए
टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर में तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल लिखूंगा, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आ रहा है, बी इट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बी इट ब्लॉक्ड क्रेडिट आइटम्स, बी इट बैड डेट्स, जोन सी भी आइटम्स आ रही हैं, उन सब आइटम्स को मैं कॉलम 2 में लिख के चलूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाली सभी आइटम्स ही मेरे लिए total amount of expenditure है. So the amount of total expenditure as per statement of profit and loss needs to be reported in column 2. It includes all the expenses coming on the debit side of profit and loss account. Question number 6. What amount needs to be reported in column 3 of clause 44? Column 3 हमें क्या बोलता है? Expenditure in relation to GST registered vendors where goods and services are exempt from GST. अगर आप GST लॉ में exempt सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां ये बोला हुआ है exempt सप्लाई में वो सप्लाईज आएंगी जिसपे कि 0% टैक्स लगता है, मींस की निलवेटेड सप्लाई भी आएंगी। exempt सप्लाई में वो सप्लाईज भी आएंगी जिस केस के अंदर हम सप्लाईज को नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बोलते हैं। इट मींस जिन जो सप्लाईज जीएसटी एक्ट से बाहर होती हैं, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे कि पेट्रोल डीजल, उन सप्लाईज को भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज ही बोल के चलते हैं। और थर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सप्लाईज आती हैं जिसको कि होली एग्जेम्प्ट किया हुआ है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो 3 टाइप की सप्लाईज हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में दिखाएंगे। नंबर 1 निलवेटेड सप्लाई, नंबर 2 होली एग्जेम्प्ट सप्लाई जो नोटिफिकेशन से होली एग्जेम्प्ट की गई है, एंड नंबर 3 नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ध्यान रहे एग्जेम्प्ट सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई नहीं आती है। जीरो रेटेड सप्लाई मींस जो भी मैं एससीजेड वगैरह को एक्सपोर्ट करता हूं प्लस में जो एससीजेड को सेल करता हूं, जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं आती है। तो यहां पे हम दिखाएंगे निलवेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड साथ साथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब आप लोग कहेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई की आपके पास कोई सेपरेट डिटेल तो होगी नहीं, क्योंकि जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने ली होगी उस पे जीएसटी लगा नहीं होगा। आपने उस एक्सपेंडिचर की डिटेल अलग से आईटीसी लेजर में आप उसका टैक्स लेके नहीं गए होंगे, सो आप अपने सॉफ्टवेयर से वो डिटेल निकाल नहीं पाएंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस है, हो सकता है कि आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की डिटेल अलग से ना निकाल पाएं, सो इस केस के अंदर आप उस एग्जेम्प्ट सप्लाई को यहां पे दिखा नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपका अनरजिस्टर्ड एंटिटी वाले कॉलम 7 में आ जाएगा। यही चीज ऑडिटर बस अपने रिमार्क्स में लिख के दे दे, ड्यू टू नॉर्मल प्रैक्टिस एग्जेम्प्ट सप्लाई की डिटेल असेसी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेपरेटली मेंटेन नहीं करता है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर हो सकता है उस एक्सपेंडिचर तक मैं अपनी रिपोर्ट को नहीं बता सकता कि वो क्लोज 44 की रिपोर्टिंग ठीक है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, व्हाट अमाउंट्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन कॉलम 4 ऑफ क्लोज 44 एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो जितना भी आपने कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर से परचेज किया है उसे आप अलग से कॉलम 4 के अंदर दिखाएंगे। इसकी डिटेल भी अगर आपके पास अलग से नहीं है तो ऑडिटर रिमार्क्स दे सकता है अपना। कॉलम नंबर 5 में आप क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो जो भी आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से परचेज भी नहीं किया है एंड वो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं है, ऐसी टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने नॉर्मल टैक्स पेयर से परचेज की हैं उसे आप दिखाएंगे कॉलम नंबर 5 में। अब वो सप्लाईज ऐसी सप्लाईज भी होंगी जिसपे आप आईटीसी क्लेम करते हैं और कुछ सप्लाईज ऐसी होंगी जिसपे आप आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। जैसे कि आप मोटर व्हीकल जो 13 पैसेंजर से कम की कैपेसिटी का होता है उस पे आप अपना आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं, तो ऐसे अमाउंट्स को आपको कॉलम नंबर 5 के अंदर टोटल करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास डिटेल अलग से ब्लॉक्ड आईटीसी की अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जाके अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के टोटल एक्सपेंडिचर में बैठ जाएगा। उस केस में ऑडिटर को अपने रिमार्क्स कॉलम में इसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 हमारा इसी पे है, इन नॉर्मल प्रैक्टिस एंटिटीज डू नॉट सेपरेटली बुक्ड ब्लॉक्ड आईटीसी, डू नॉट सेपरेटली मेंटेन एग्जेम्प्ट सप्लाईज, कंपोजिशन सप्लाईज, व्हाट टू डू इन दैट केस। तो हमने बताया इन केस द डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ब्लॉक्ड आईटीसी और कंपोजिशन सप्लाईज आर नॉट सेपरेटली अवेलेबल, ऑडिटर में प्रोवाइड हिज रिमार्क्स इन रिलेशन टू द सेम। तो आपने अगर पहले मेंटेन नहीं किया तो ऑडिटर इस साल रिमार्क्स दे देगा अपना, और नेक्स्ट टाइम से आप इंश्योर कीजिए कि आप इन डिटेल्स को सेपरेटली अपने पास अकाउंट फॉर कीजिए। आपको एक लेजर भी तो ओपन करना है, उस लेजर में उस जीएसटी के एक्सपेंस को लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन कॉलम 6 ऑफ क्लॉज 44 टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया टेबल के टाइम, कॉलम 6 इज द सम टोटल ऑफ कॉलम 3, 4 एंड 5। जब तीनों का टोटल करके हमने दिखाना है सो उस केस के अंदर हमें इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, ये क्लॉज ऑटोमेटिकली कॉलम फिल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, what amount needs to be reported in column 7 of clause 44, expenditure relating to entities not registered in GST। यहां पे हम वो सब एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, वो सब इनवर्ट सप्लाईज दिखाएंगे, आप ध्यान रखिए बात को, इनवर्ट सप्लाईज दिखाएंगे जो हमने ऐसे टैक्स पेयर से ली हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि जो पॉइंट्स, जो केसेस सप्लाई की डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं करते हैं, क्या हमें उसको भी अनरजिस्टर्ड में दिखाना है? क्या हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को अनरजिस्टर्ड में दिखाएंगे? क्या हम बैड डेट्स को अनरजिस्टर्ड सप्लाईज में दिखाएंगे? अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस को अनरजिस्टर्ड में दिखाएंगे? डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे हमें यह बताना है कि हमें कौन सी एंटिटी से हमने सप्लाई ली है। जहां पे भी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप होगा वो तो सप्लाई नहीं होगी। सो ऐसे केसेस को हमें कॉलम नंबर 7 में नहीं दिखाना है, मींस कॉलम 2 में तो टोटल एक्सपेंस आएंगे, कॉलम 3, 4, 5, 6 में रजिस्टर्ड वेंडर से लिए गए परचेजेस और एक्सपेंसेस आएंगे, कॉलम 7 में वो सब इनवर्ट सप्लाईज आएंगी जो हमने अनरजिस्टर्ड एंटिटी से ली हैं। उन सप्लाईज को छोड़ के जो सप्लाईज सप्लाई की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करती हैं, मींस कि ऐसे केसेस ऑफ एक्सपेंसेस जो सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते हैं। सो अगर कुछ भी अमाउंट ऊपर नीचे होता है, मींस कि अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई की अलग से डिटेल नहीं है, कॉम्पोजिशन की अलग से डिटेल नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड में जाके बैठता है, तो उस केस में आप रिमार्क्स देंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स व्हिच डू नॉट क्वालिफाइज फॉर सप्लाई डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बैड डेट्स, अनरियलाइज्ड गेन लॉस एटसेट्रा। जैसा मैंने आपको बताया ये सब एक्सपेंसेस कॉलम 2 में आएंगे क्योंकि वहां हमने टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, लेकिन 3, 4, 5, 6 और 7 में ये सब अमाउंट्स नहीं आएंगे। सो हम इन शॉर्ट बात करें, जनरली होना क्या चाहिए था, अगर इन सब एक्सपेंस को हम टोटल एक्सपेंडिचर से भी एक्सक्लूड कर देते, सो हमारा कॉलम 2 और कॉलम 6 और 7 इक्वल हो जाते हैं, मींस कि कॉलम 6 और 7 का एडिशन हमारा कॉलम 2 के इक्वल होता। लेकिन क्योंकि इन एक्सपेंसेस को हम कॉलम 2 में तो ले रहे हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन हम 3 से लेके 7 किसी भी कॉलम में उन एक्सपेंसेस को नहीं ले रहे हैं। सो ऐसे केस के अंदर आपके कॉलम 2 में एंड कॉलम 6 और 7 के एडिशन में इन्हीं अमाउंट्स का ही डिफरेंस होगा जो आपने टोटलिटी में लिया है, एक्चुअली में वो सप्लाईज हैं ही नहीं। होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी सभी कंफ्यूजन्स क्लोज 44 से रिलेटेड सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी वो कंफ्यूजन बता सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।